हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हरी अप, ज्वाइन क्विकली। हाँ जी जैस्मिन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी पलिका, गुड मॉर्निंग। दोमन, हर्षदीप। बिशव, गुड मॉर्निंग। सतवीर। हाँ जी हर्षदीप, गुड मॉर्निंग। जशन, किरण, दिलप्रीत, अर्शप्रीत। हाँ जी बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो, we are discussing past papers 2020-21 we have done, 2018-19, 17-18, now we are doing 16-17. ओके। अब इसके बाद ये पेपर डिस्कस करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैं जो एक और, मतलब हमारे टोटल 5 पेपर हो जाएंगे, एक और 2015-16 मैं चाहती हूँ वो भी हम पेपर डिस्कस कर लें, जिससे हमारे पास क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट चैप्टर वाइज रिवीजन। चैप्टर वाइज जिसमें आपको ब्रीफ डिस्कशन हम कर लेंगे, आपके डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, ब्रीफ में हमारी रिवीजन हो जाएगी, और उसके बाद उसके साथ साथ हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे। तो अब करते हैं प्लान, आपकी रिवीजन कैसे करनी है। पहले हम ये पास्ट पेपर जो है ये एक और कर लेते हैं 2015-16 का, देन वी विल स्टार्ट रिवीजन। अगर आप कहेंगे कि पहले सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू ही हम डिस्कस करें तो दैट वी कैन डू, जिससे आपका जो 20 मार्क्स का जो फोकस होगा वो भी हमारा अच्छा हो जाएगा। एंड आप मुझे बताइए
हाँ जी सरिता मैम, गुड मॉर्निंग। आप मुझे बताइए कि कैसा आपको जो है पहले हम एमसीक्यू के डिस्कस कर लें हर चैप्टर का, या फिर हम चैप्टर वाइज अपने डिस्कशन रिवीजन स्टार्ट करें, वो आप अपने सजेशन दीजिए। मुझे बताइए यहाँ पे अपना, हाँ जी लाइव चैट में आप लिख सकते हैं कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन चाहते हैं या चैप्टर वाइज पहले एमसीक्यू कर लें हम, उसके बाद चैप्टर वाइज रिवीजन। हाँ जी बेटा, दोज हु आर अटेंडिंग प्लीज़ रिप्लाई। हाँ जी, हैप्पी मॉर्निंग टू यू सरिता मैम। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट। आप मुझे, चलो व्हाट्सएप पे, हाँ जी थैंक यू। व्हाट्सएप पे आप मुझे बता देना कि हम अगला जो है कैसे करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन पेपर। अवधेश इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेल्टा लिमिटेड. The company had established a good name for itself and had been doing well. It was known for timely completion of orders, the production manager. अच्छा, हमने क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास है आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ अवधेश एंड ड्रॉ अ डायग्राम डिपिक्टिंग द स्टाइल। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम के बारे में उन्होंने खुद कहा है ड्रॉ करने को, और ये हमारा टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो लीडरशिप स्टाइल मतलब आपका डायरेक्टिंग चैप्टर, उसमें जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ लीडरशिप, उसके बारे में डिस्कशन होगी यहाँ पे। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया था द कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड अ गुड नेम फॉर इटसेल्फ एंड हैड बीन डूइंग वेल. It was known for timely completion of orders. The production manager, Miss Priyanka, was efficiently handling the processing of orders and had a team of 10 motivated employees working under her. Everything was going well. Unfortunately, Priyanka met with an accident. Avdesh knew that in the absence of Priyanka, the company may not be able to meet the deadlines. He also knew that not meeting the deadlines may lead to customer dissatisfaction with the risk of loss of business and goodwill. So he had a meeting with his employees in which accurate and speedy processing of orders was planned. Everybody agreed to work as a team because the behavior of Avdesh was positive towards the employees of the organization. Everyone put in extra time and efforts, and the targets were met on time. Not only this, Avdesh visited Priyanka and advised her to take adequate rest. Identify the leadership style of Avdesh. तो यहाँ पे अवधेश की बात कर रहे हैं। तो बेटा आपने जो है स्टाइल हमारे पास कौन कौन से हैं, अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक, मतलब एक का ही नाम है, दो नाम है, उसको हम अथॉरिटेटिव भी कह सकते हैं और ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, मतलब डेमोक्रेटिक कह लो या पार्टिसिपेटिव। उसके बाद थर्ड है फ्री रेंज स्टाइल या फिर लेसिज फेरी। तो ये हमारे 3 टाइप्स के स्टाइल्स हैं। अब आपने देखना है कि अवधेश व्हाट काइंड ऑफ लीडर ही वाज। उसने एक मीटिंग बुलाई कि हमें स्पीडी प्रोसेसिंग करनी है ऑर्डर्स की। एवरीबडी एग्री टू वर्क, हर कोई उसको एज ए टीम काम करने के लिए तैयार क्यों हुआ? बिकॉज द बिहेवियर ऑफ अवधेश वाज पॉजिटिव टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको लाइनें भी चूज़ करनी है जिससे आपको पता लगे कि वो कैसा लीडर था। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका, और हर कोई जो है एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हो गया। अवधेश जो है अपना प्रियंका के घर भी विज़िट किया, उसको एडिक्वेट रेस्ट के लिए उसने कहा। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? देखो हमारा ऑटोक्रेटिक स्टाइल था, उसमें तो हमारे जो सुपीरियर हैं या हमारा लीडर है उसको अपने वर्कर से कोई वो नहीं है, किसी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं है, जस्ट ही पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस एंड ही वांट्स ओबीडियंस।
और उसमें क्या है, परफॉर्मेंस अच्छी होगी रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं होगी तो पनिशमेंट। तो ये वो स्टाइल था। लेकिन हमारा जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है वहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात है। तो पार्टिसिपेशन, ही इज़ गोइंग टू गिव देम फ्रीडम, ही टू मेक देयर ओन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, और उनको पूरा सपोर्ट करता है, उनसे कंसल्ट करता है हाउ टू अचीव द टारगेट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखिए, उसने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में कहा कि एक्यूरेट स्पीडी प्रोसेसिंग जो है हमें प्लान करनी चाहिए, मतलब ही वॉज टेकिंग व्यूज़ ऑफ देम। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी डेमोक्रेटिक स्टाइल को, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को प्रमोट करती हैं। तो यहाँ आंसर है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। अब आप जो डायग्राम बनाएंगे, देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ऐसे दिया है, आप अपना बुक का वो भी सिंपल बना सकते हैं। अच्छा इन्होंने तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप इसी को बनाना चाहें आप सिंगल एरो दोनों साइड डाल सकते हैं, एक एक यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा बीच में क्या है, लीडर। ये जो हमारे एरोज जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि लीडरशिप जो है हमारे इस लीडरशिप स्टाइल में टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन कैसे है, एक आपके साथ पिक्चर जो है हम, चलो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मतलब इसमें हमने ये शो करना है, जैसे यहाँ पे एरो बनाया ना इन्होंने, यहाँ पे हमारे एरो जो है दो आने चाहिए थे, एक इधर भी एरो आना चाहिए था, एक इधर भी एरो आना चाहिए था। तो उससे क्या होगा, दैट मीन्स बोथ आर कंसल्टिंग विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, और देन लीडर इज़ गोइंग टू टेक ए डिसीजन एंड फ्रेमिंग पॉलिसीज वट एवर इट इज़। तो यहाँ पे हमारा टू वे कम्युनिकेशन है जहाँ पे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट बोथ आर पार्टिसिपेटिंग। मतलब इसका पार्टिसिपेटिव नाम क्यों रखा है, बिकॉज बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। ये जो आसपास हैं ये हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, ये हमारा लीडर है, तो जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब भी यही है कि ऑल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डेमोक्रेटिक है, हर एक को हक है अपने व्यूज़ और सजेशन देने का। उसके बाद जो हमारा बी बी आंसर है, वैल्यूज़ की बात की है। वैल्यूज़ हमें नहीं करनी है, अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब ये केस स्टडी है, देखो ये भी केस स्टडी बड़ी है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। इन द अबव पैराग्राफ टू मेजर कॉन्सेप्ट्स related to government policy have been discussed. Identify and explain those concepts. और बी में है explain any three impact of those concepts on Indian business and industry. अगर आपको याद हो गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की है, इम्पैक्ट ऑफ दोज कॉन्सेप्ट ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तो ये हमारा चैप्टर 3 है जिसमें हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की अलग अलग डायमेंशंस दी हैं। तो अब हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी केस स्टडी पढ़ेंगे कि मतलब हमें कहाँ फोकस करना है, चैप्टर 3 पे, वो हमारा है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब उसमें देखना है हमारा, अगर वैसे तो हमारे को यहीं से क्लियर हो जाता है, यहाँ पे जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है। तो हाँ जी, यहाँ पे नरेंद्र चंचल नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज़ अ लीडर इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन in USA, creating products and solutions for a connected world. It has a large research and development team which invented the first smartwatch WI, which besides showing the time would also monitor few health parameters like heartbeat, blood pressure, etc. While in search of market abroad, the company found that in India the reform process was underway with the aim of accelerating the pace of economic growth. The company decided to take advantage of the fact that licensing requirements had been abolished. The company was also aware that there had been increased level of interaction and interdependence among the various nations of the world, and India could be made a base for its international trade. It set up its office in Gujarat
with a view to capture the Indian market. In a short span of time, the company emerged as a market leader. Success of the company attracted many other players to enter the market. Competition resulted in a reduction in prices, thereby benefiting the customers. हाँ जी, यहाँ पे टू मेजर कॉन्सेप्ट्स की बात की है, हमने वो आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो है लिबरलाइजेशन, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी, हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, उसमें जो था हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो वही इन्होंने पूछा है कि कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसी के। ठीक है, ये देखो ना, गवर्नमेंट पॉलिसी लिखा है, तो ये कौन सी है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो उसमें लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब अननेसेसरी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। दिस दे इंडिकेटेड द एंड ऑफ फेमस लाइसेंस परमिट कोटा राज। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की बात है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हम सारी कंट्रीज़ को, अलग अलग कंट्रीज़ को एक दूसरे को हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट बनाने जा रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में क्या होगा? दैट मीन्स ऑल इकोनॉमीज़ कैन इंटीग्रेट विद ईच अदर। अच्छा रिलेशनशिप होगी, इंक्रीज ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अब ये जो है आपको पता कैसे लगा? आप देखो, मेन चीज़ है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जस्ट वेट। हाँ जी, देखिए, हाँ, यहाँ पे जो है हमारा, जब यहाँ पे बात की है कि द कंपनी एमर्ज्ड एज ए मार्केट लीड, सक्सेस ऑफ कंपनी अट्रैक्टेड मैनी अदर प्लेयर्स टू एंटर द कंपटीशन, द कंपनी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हैज़ बीन एबॉलिश्ड। ठीक है, ये जो हमारी जो लाइन है, उसके बाद while in search of market abroad, the company found that in India the reform process was underway with the aim of accelerating the pace of economic growth. The company decided to take the advantage of licensing requirement had been abolished. तो मतलब यहाँ पे हमारे एक कंट्री की भी बात हो रही है, यहाँ पे हमारी जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको उनको जो है अपना ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की यहाँ पे मतलब लाइसेंसिंग को हटाना, ये हमारी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को हटाना, और ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज़। उससे उसमें ये जो इफ़ेक्ट बताया ना यहाँ पे, रिडक्शन कंपटीशन रिजल्टेड इन रिडक्शन इन प्राइसेस देयर बाय बेनिफिटिंग द कस्टमर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हमारी हैं व्हेन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द इकोनॉमीज़ ऑफ वर्ल्ड। जब हम दूसरी कंट्रीज़ को अपने साथ जोड़ेंगे, हम उनके साथ जुड़ेंगे, उससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा कि जब कोई बाहर की जो कंपनी है हमारे यहाँ पे ट्रेड करेगी, या यहाँ की कंपनी किसी और कंट्री में करेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसेस रिड्यूस होंगे, वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेगी, तो ये कस्टमर को अल्टीमेट बेनिफिट होगा। उसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट वही, ये देखिए यही लाइनों से, तो जो इम्पैक्ट में पॉइंट हैं कंपटीशन और यहाँ पे बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर्स, तो इंक्रीज कंपटीशन, इंक्रीज डिमांड, चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज़, तो ये सारा हमारा आंसर में आएगा। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 5 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आपके पास पॉइंट्स हैं, एनी 5 पॉइंट्स यू कैन एक्सप्लेन, तो दिस विल बी फॉर 5 मार्क्स। उसके बाद है हमारे पास
RO Youth Club organized a visit of its members to an old age home to inculcate the habit of social work among them. The visit revealed that the living conditions of the inmates of the old age home were not hygienic. So, the RO Youth Club members decided to clean the premises. अच्छा, ये हमने फिर केस स्टडी शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, स्टेट एनी 6 डायरेक्शंस दैट माइट हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ पेपर जब हमने चैप्टर किया था अब तब भी डिस्कस किया था। एक बार दोबारा कर देती हूँ। देखो हमारे पास जो है 6 डायरेक्शंस। यहाँ पे अगर हम NCERT में पढ़ते हैं तो NCERT में क्लियर वहाँ पे लिखा हुआ है, वट आर द डायरेक्शंस इशूड बाय द कोर्ट इफ़ द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड विद द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट। ये देखो ये वाली लाइन है ना, द कंज्यूमर कोर्ट वाज सेटिस्फाइड विद अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट एंड इशूड नेसेसरी डायरेक्शन टू द पेस्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी। तो हमारी NCERT से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये नई बात नहीं है, उन्होंने पढ़ा होगा ये लाइन एंड दे आर एबल टू राइट 6 डायरेक्शंस। लेकिन जो बच्चे अपना रेफरेंस बुक्स से पढ़ते हैं उनके लिए क्या हो जाता है कि उनके लिए उनको टॉपिक कौन सा पता है, उनको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर या फिर रेमेडीज़, रिलीफ ऑफ ए कंज्यूमर, है ना। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बात ही नहीं की, ना राइट्स की बात की है, ना रिलीफ की बात की है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की है, उन्होंने तो बात की है 6 डायरेक्शंस की। तो जब हम NCERT में से करते हैं तो यहाँ पे बात हमारी जो है समझ आ जाती है, क्योंकि उसमें से हमें लाइन दी है और हमें पता है वहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक को हेडिंग में ऐसे एक्सप्लेन किया गया। तो अब ये हमारा चैप्टर 12 से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आपको मैं बताती हूँ कि आंसर क्या आएगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है 6 डायरेक्शंस की बात की है। अगर कंप्लेंट से कंज्यूमर कोर्ट सेटिस्फाई है जेन्युइननेस ऑफ कंप्लेंट तो वो क्या करेगा, नेसेसरी डायरेक्शन इशू करेगा। RO Youth Club organized a visit of its members to an old age home to inculcate the habit of social work among them. The visit revealed that the living conditions of the inmates of old age home were not hygienic. So the RO Youth Club members decided to clean the premises. During their cleanliness drive, they realized that the old age home also required pest control. But some of the inmates of the old age home were reluctant for it because they believed that the pest control may create health problems for them. RO Youth Club therefore decided to prove ethical, safe, and orderless pest control. They showed to the inmates of the old age home a pamphlet of the proposed pest control product, which promised easy, inexpensive, and long lasting pest control. The inmates happily agreed, and the pest control was carried out. The effect of the pest control started wearing off after a fortnight. Our youth club contacted the pest control company, which kept on postponing their visit. After waiting for a month, RO Youth Club filed a case in the consumer court. The consumer court was satisfied about the genuineness of the complaint and issued necessary directions to the पेस्ट कंट्रोल कंपनी। देखिए अब यहाँ पे सारी बात की है कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी ने उनको ये बेनिफिट देने की कोशिश की, प्रॉमिस किया, सब कुछ है ना। और बाद में दे आर गोइंग टू पोस्टपोन देयर विजिट, वेटिंग फॉर मंथ, उन्होंने फिर कंप्लेंट कर दी कंज्यूमर कोर्ट में, फाइल केस कर दिया। अब जो है कंज्यूमर कोर्ट है वो सेटिस्फाई है RO यूथ क्लब की जो कंप्लेंट है उससे सेटिस्फाइड है, तो उन्होंने 6 डायरेक्शंस इशू की। अब ये 6 डायरेक्शन का मतलब है कि कौन डिफ़ॉल्टर है, हमारी जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, रेमेडीज़ देनी पड़ेंगी। रेमेडीज़ देनी पड़ेंगी, वो कौन सी रेमेडीज़ होंगी, अब नाम मैंने रेमेडीज़ दे दिया तो अब तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा, रेमेडी कह लो या रिलीफ कह लो। तो नाउ द कोर्ट में डायरेक्ट टू
कौन कौन सी रिलीफ हो सकती है? रिपेयर द डिफेक्टिव गुड्स और रिमूव द डेफिशिएंसी इन सर्विस, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड विद अ न्यू वन, रिफंड द प्राइस, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, रिमूवल ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, उसके बाद पेमेंट ऑफ एन अप्रोप्रिएट 5% जो है आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड को देना। उसके बाद हमारे मतलब ये आप कोई भी यहाँ पे हाँ ये भी आपकी देखो डिपेंड करता है, जो केस स्टडी है ना, केस स्टडी में जिस तरह की प्रॉब्लम दी होगी उसके हिसाब से आप रिलीफ को अपना देख लेना कौन सा पॉइंट है आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे रिलीफ से रिलेटेड है। आगे से याद रखना कि ये लाइन दे के भी वो रिलीफ के बारे में पूछ सकते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो लॉन्ग केस स्टडी। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। Identify and explain briefly the concept used by Anup Gaur in the above case which helped him in focusing of the objective. Explain 4 points of importance of the concept identified in part A. अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात की है, हमें कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है और कौन से कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस है। चलो अब केस स्टडी पढ़ते हैं। देखो कोई क्वेश्चन होगा वेरी रेयर कि जिसमें आपको आइडिया ना लगे क्वेश्चन से, ठीक है, तो बट मोस्टली यू विल गेट एन आइडिया बिफोर रीडिंग द केस स्टडी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द टॉपिक डिस्कस्ड हियर। तो पढ़ते हैं अब। अनूप गौर स्टार्टेड कैट्स आई, अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग cyber security solutions to businesses. Its objective is to prevent, detect, respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hard-working software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Science and Technology. While working on the project, he found that the volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself. अब ये जो लाइन है ध्यान में रखना। वाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, उसने महसूस किया कि वो सारा का सारा काम अपने आप नहीं कर सकता। Therefore, he decided to expand the team. The company maintained a close liaison with an engineering college in the state. During a campus placement, Arav and Pranshi were appointed to work for the new project. He found the new employees capable, enthusiastic and trustworthy. Anup Gaur was thus able to focus on the objectives, and with the help of Arav and Pranshi, the project was completed on time. Not only this, Anup Gaur was able to extend his area of operation. On the other hand, Arav and Pranshi also got an opportunity to develop and exercise initiative. तो यहाँ पे देखिए बात की है शेयरिंग ऑफ बर्डन। तो अगर आपको याद होगा हमारा जो डेलीगेशन कॉन्सेप्ट है, डेलीगेशन का मतलब क्या है? पास ऑन द अथॉरिटी टू योर सबऑर्डिनेट, पास ऑन द अथॉरिटी टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट कह लो या सबऑर्डिनेट कह लो। तो वहाँ पे आप क्यों अथॉरिटी पास ऑन कर रहे हैं? बिकॉज दैट वन पर्सन वेदर ही इज़ सो केपेबल ही कैन नॉट परफॉर्म ऑल द टास्क हिमसेल्फ। तो उसको क्या है, उसका जो बर्डन है उसको शेयर करने के लिए ही कैन टेक हेल्प ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स एंड ही कैन पास ऑन दैट, हम कहते हैं ना एंट्रस्टमेंट ऑफ अथॉरिटी। तो पास ऑन द अथॉरिटी, ट्रांसफ़र द अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जो है जो हमारा जो आरव है, नहीं आरव नहीं, जो अनूप गौर, अनूप गौर है, उसको हेल्प के लिए कौन आए? आरव एंड प्रांशी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास आरव और प्रांशी की हेल्प से क्या हुआ, एक तो उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, दूसरा दैट ही वाज दैट अनूप गौर able to extend his area of operation, he was able to focus on
ऑब्जेक्टिव्स, ही वाज एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव। और जो आरव और प्रांशी था उनको भी क्या हेल्प मिली, मतलब उनको भी क्या अपॉर्चुनिटी मिली, दे आर एबल टू डेवलप, दे आर एबल टू टेक यूज़ दैट एक्सरसाइज इनिशिएटिव। यहाँ पे क्या होता है, मतलब उनको मौका मिला नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का, नई नई चीज़ों को सीखने का, नए नए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने का, जिससे उनकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, सेल्फ ग्रोथ होगी। ऑर्गेनाइजेशन का तो अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि नाउ आर अनूप ही वॉज एबल टू फोकस ऑन दैट कोर एरियाज, इम्पोर्टेंट एरियाज लाइक ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसी, उसके ऊपर। तो ये हमारा है डेलीगेशन। अब उसके बाद उन्होंने पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस 4 पॉइंट्स पूछे हैं, तो आपके पास वो 4 पॉइंट्स जो हैं आपने इम्पोर्टेंस के लिखने हैं। मैनेजरियल एफिशिएंसी, आप वो कोई भी 4 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा ना, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स। मोटिवेशन, ग्रोथ, ये हो गया। उसके बाद हमारा 24th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी। टाइप्स ऑफ, अब देखो फैक्टर्स की बात की है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट मीन्स फॉर योर डे टू डे ऑपरेशंस, आपको जो है वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ बिजनेस। तो आपका बिजनेस कैसा है, यहाँ पे नेचर लिखना है। आपके लिए सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर आपका बिजनेस जो है सर्विस सेक्टर है, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली, तो आपकी जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। और उसके बाद ये भी है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वही दिया है सर्विस सेक्टर क्या है, आप इसमें ये भी अगला अगला पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशंस का। इफ़ योर बिजनेस इज़ गोइंग ऑन एट लार्ज स्केल, अगर बड़े स्केल पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, अगर छोटे स्केल पे है तो कम होगी। बिजनेस साइकिल की देखो, बिजनेस साइकिल हम बात करते हैं बूम पीरियड और डिप्रेशन पीरियड। बूम पीरियड होता है जहाँ पे आपको जो बड़ी डिमांड है प्रोडक्ट की, या सीज़न जब हम कहते हैं ना, फेस्टिवल सीज़न हो गया, लेकिन ये बिजनेस साइकिल का मतलब है बूम पीरियड और डिप्रेशन पीरियड। तो बूम पीरियड में जब डिमांड ज़्यादा होती है तो आपके लिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, आपके लिए जो सेल भी ज़्यादा होंगी, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो हमारा डिप्रेशन पीरियड है, डिप्रेशन में जो हमारे को सेल्स भी कम होंगी, डिमांड भी कम होगी, तो हमारे को रॉ मटेरियल वगैरह जो भी सामान चाहिए वो भी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो इसलिए हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, द पीरियड टाइम पीरियड बिटवीन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, कि आप अगर आज अपना रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है कन्वर्ट करने में, द टाइम पीरियड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब देखो ये तो डिपेंड करता है ना, कि अब जैसे आपने अगर हम कहें कि फ़ास्ट फूड की बात करें, मैगडी के बर्गर, पिज़्ज़ा की बात करें, चलो आपका कितना हो गया, विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर लगा लो आप, विद इन 1 आवर दैट योर रॉ मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। लेकिन कुछ हमारे जैसे हैं स्टील प्लांट हो गया, या कुछ और हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे जैसे ऑटोमोबाइल कार की हम बात करें, तो कार को जो हमारा असेंबल करके, चाहे वहाँ पे असेंबलिंग कर रहे हैं, एक कार बनाने में मेरे ख्याल से कहते हैं जो बस वगैरह है, जो स्वराज माजदा की जैसे बस है ना, उनको 20 दिन लगते हैं एक बस बनाने में, तो उनका टाइम पीरियड क्या हो गया 20 डेज़। और यहाँ पे मैगडी का हम कह रहे हैं सिर्फ 1 आवर। तो जो आपका प्रोडक्शन साइकिल है उसके बेस पे भी आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है, जितना लंबा टाइम पीरियड होगा उतनी आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी मोर, और जितना ये छोटा होगा उतनी लेस होगी। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात की है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो आपकी वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो नथिंग, तो टू वरी, लेस होगी। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं, हमारे को क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
विच वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग। तो ये जो है चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलो पढ़ लेते हैं। वैसे तो नहीं बेटा ये नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा पास्ट पेपर ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था, डिस्कशन हमने की है 2016-17 क्वेश्चन की, पेपर की, पास्ट पेपर की। तो जिसमें हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप मुझे बताइए, कोई आप डाउट कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बताएं मुझे। हाँ जी, वरना हम कुछ जो हैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू के। हाँ जी, चलो आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करती हूँ कुछ। कौन सा? हाँ जी, आप मुझे बताइए कौन से चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आंसर पूछूँ, एमसीक्यू कौन से चैप्टर के डिस्कस करें? हाँ जी, राइट।